हमारे जैसे कलाकारों को ओटीटी की वजह से एक सेकंड वेव मिली काम करने की। मैं भले ही सांवला हूँ, मैं भले ही एक पर्टिकुलर एज हूँ, पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए फाइट करूंगा। बहुत तकलीफ में था, सर्वाइवल नहीं था, सिर्फ थिएटर कर रहा था। तो सर्वाइवल के लिए मैंने फैशन शोज में लोगों के माइक भी लगाए हैं, कपड़े वपड़े बदलने में भी हेल्प की है, बैक स्टेज किया है, साउंड ऑपरेट किया है, जहाँ कहीं से भी पैसा मिल जाए और हमारी गाड़ी चलती रहे, उस तरह से सरवाइव किया। अपनी कीमत आप तय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे घिसते घिसते आपकी कीमत लोग घटाते ही जाते हैं। अनुराग कश्यप दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बना पा रहे हैं। अगली का जो एक्सपीरियंस था, मैंने कहा कि अब ये बेकार हो जाएगा अगर मैं इनकी और बाकी की फिल्में देखता रहा। आई थिंक रमन राघव के बाद मैंने उनका कोई भी फिल्म नहीं देखी। मैं बहुत डरा हुआ था कि यार एक और पॉलिटिकल शो है महारानी, वो भी बिहार की पृष्ठभूमि पे है, और इसमें भी एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है, तो यार नेता होगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। जेपी यादव बनना कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे आप बाथरूम में गए तो बगल वाला खड़ा है और वो पूछ लेता है कि सर तीसरा सीजन कब आ रहा है, तो अब आप क्या जवाब दोगे उसको? वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनको आपने देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, मिर्जापुर में, महारानी में और अब डिजिटल कमेंट्री में। वेलकम प्रमोद जी। शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत बढ़िया हूँ। आगे का देखते हैं। नहीं, हम लोग इसीलिए पूछे क्योंकि हम लोग को डर है कहीं अंदर का जेपी यादव, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सुल्तान नहीं। डाकू वो सब निकल न जाए। वो जेपी यादव को पैसे मिलते हैं तो वो जेपी यादव बनता है। यहाँ पैसों का ऐसा कुछ लेना देना तो नहीं है ना। हाँ, तब ठीक है। वेरी नाइस। तो महारानी 3 में, महारानी 3 का जब टीजर शुरू होता है तो बीमा भारती का जो कैरेक्टर है हुमा कुरैशी, वो एक डायलॉग बोलती है कि पहले चौथी पास थी तो आप लोगों की इतनी बैंड बजाई। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, सार यही है, अब जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो सोचो कि तुम लोगों का क्या होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। आप ये बता दीजिए महारानी 3 से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है ऑडियंस? एक तो ऑब्वियस सा जो 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 हर ऑडियंस के दिमाग में है कि भाई जिसके हस्बैंड को मार दिया गया, उसके आरोप में उन्हीं की वाइफ को जेल भेज दिया गया। अब वो वाइफ या तो अपनी किस्मत को कोसे रो धो के बैठ जाए, बट वो हीरोइन है शो की, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैठेगी तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रहार करेगी, और ये प्रहार की ही शुरुआत है। जो उस डायलॉग में मिश्रा का इसमें कहाँ क्या योगदान रहने वाला है? वो बहुत कुछ तो मैं बता नहीं सकता, बट मिश्रा की लाइफ इजी नहीं है थर्ड सीजन में। अच्छा। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, इजी नहीं है। उसको काफ़ी चीज़ें पैडल करनी पड़ रही हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, जो कि उसका फ्रस्ट्रेशन भी है और जो कि उसका एंगर भी है थर्ड सीजन में। ये तो मैं बता सकता हूँ। मिश्रा बनने का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक वो बहुत कहीं ज़्यादा कठिन था मेरे लिए। अच्छा। एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है और ऑलरेडी आप एक पॉलिटिकल कैरेक्टर कर चुके हैं एक पर्टिकुलर बहुत पॉपुलर सीरीज में, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार एक और पॉलिटिकल शो है महारानी, वो भी बिहार की पृष्ठभूमि पे है, और इसमें भी एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है, तो यार नेता होगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। और मैं अभी तक बहुत मना करता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है अभी, एटलीस्ट इतनी जल्दी 2-3-4 साल तक तो नहीं करना है नेता का कैरेक्टर। फिर जब ये मिश्रा का कैरेक्टर पढ़ा मैंने, मुझे बोला गया कि पढ़ लो, तुम्हारी वो एक जो हेजिटेंसी है समझ में आती है कि ये नेता लग रहा है, बट ये नेता नहीं है, ये पॉलिटिकल एडवाइजर है। एक और एनालिसिस जो मुझे सुभाष जी ने दी थी वो था कि ये चाणक्य, एग्जैक्टली, चाणक्य। हाँ, कहानी में एक चाणक्य है जो गाइड कर रहा है सिचुएशंस को, और कूटनीति जिसको कहा जाता कूटनीति है करता है। हाँ। ही इज लाइक अ ट्रबल शूटर, जो कोई सिचुएशन खड़ी हुई उसको सॉर्ट आउट करने में। तो मैंने कहा कि यार ये एनालॉजी अच्छी है, अगर इसको मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा तो वो अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि भाई ये नेता है पर बड़ा सोफिस्टिकेटेड भी है। बहुत, वो सूट पहनता है, सूट पहनता है और उसकी बातें भी हाँ बहुत वैसी हैं कि संजीदा है व्यक्ति, वो बहुत संजीदा है। मतलब प्यार से बात करनी है तो वो प्यार से भी बात कर लेगा, किसी को धमकाना भी है तो उसको भी बड़े प्यार से धमका भी लेगा। तो वो बहुत ज्यादा कठिन था, ओवरबोर्ड ना जाते हुए भी। अगेन मैं पूरा क्रेडिट दूंगा राइटर्स को और मेकर्स को, क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी थी, चांसेस ऐसे थे जहाँ पे ओवरबोर्ड जा सकता था। तो जेपी यादव
बनना कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कभी आप सोचे थे कि ये कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा मिर्ज़ापुर का? देखिए, जेपी यादव जो भी नाम जेपी यादव का हो गया और जितनी इसको पॉपुलैरिटी मिली, प्रसिद्धि मिली, इसका मुझे लगता है 99% जो शेयर है इसमें काम है वो मेकर्स का है। चाहे वो डायरेक्टर हो गुरु, चाहे डीओपी हो बाबा, चाहे शो के क्रिएटर हो पुनीत कृष्णा जो जिन्होंने लिखी थी ये, तो एक्चुअली इन लोगों के दिमाग की उपज है जेपी यादव। मैं सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करता गया जो उन्होंने जिस दिशा में मुझे इंगित किया, जिस डायरेक्शन में जाने को कहा मुझे। सब आई थिंक लीप ऑफ फेथ था सबका, सब अननोन में जंप कर रहे थे। ओटीटी बहुत ही नई नई चीज थी उस समय कि सब सोच रहे थे कि बना तो रहे हैं पर इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा पता नहीं। फिर हुआ लॉकडाउन, बट लॉकडाउन के बाद जब मीम्स और ये अंधाधुन सोशल मीडिया पे ये चलने लगा पूरा ढर्रा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ डिफरेंट चीज बन गई है। आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर शो आज तक मुझे लगता है हाँ, मिर्जापुर मतलब ही है। उसके सीजन का वेट लोग ऐसे करते हैं, जी। कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो कमेंट्स में क्या होता है, Right. कब आएगा, कब नेक्स्ट कब आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रिपीट जो व्यूइंग है लोगों की, वो कई बार तो लोग ऐसी जगहों पे मिल जाते हैं जहां बिल्कुल ही आपको लगता है कि यहाँ पे ये बातें क्यों कर रहे हैं ये। जैसे अब जैसे आप बाथरूम में गए तो बगल वाला खड़ा है और वो पूछ लेता है कि सर तीसरा सीजन कब आ रहा है, तो अब आप क्या जवाब दोगे उसको? बोला हमें ही नहीं पता, वो 2 साल पहले शूटिंग करके बैठ गए, अब वो बनाएंगे और कब बनाएंगे। अच्छा, कब शूटिंग release खत्म हो गई है 2 साल पहले ही? हाँ, मेरे ख्याल से 2022 में ये हो हाँ। चुकी है अच्छा, खत्म। एक अगर कुछ बता दें कि थर्ड कब तक आ सकता है? ये तो मेरे ख्याल और से ये सवाल हम announce भी हो गया है ये ना। सवाल हम वॉशरूम में नहीं, हम लोग यहीं पे पूछेंगे। नहीं नहीं, ये मार्च में कुछ ऐसी अच्छा। सुनने में खबर आई है। मुन्ना भैया हैं उसमें? नहीं, हम मुझे तो नहीं पता है। नहीं, पर मुझे नहीं लगता है कि शायद मुन्ना होंगे, क्योंकि सेकंड सीजन में बहुत बुरी तरह लताड़ लताड़ के मारे गए। एक फिल्म आपने की, हाँ। फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। Yes. मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि उसमें आपने 2 किरदार निभाए थे, एक सुल्ताना डाकू का हाँ जी, और एक कुरैशी का। बदूर कुरैशी जी। हाँ। बदूर उसका कुरैशी बेटा का था, हाँ, हाँ सुल्तान राइट, डाकू, हाँ। जिसका बहुत मीम में भी चलता, अगेन पंकज त्रिपाठी जी के हाँ, साथ, वो कुछ कि वो जो सीन है कि साथ चलता आ रहा है। हम अलग हैं, हमको हाँ। मत जोड़िए अपने साथ। हम अलग वो हैं। हम मिर्जापुर में भी अलग ही हैं। अलग हैं। अलग ही चल रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर लगातार। का क्या एक्सपीरियंस रहा? अनुराग कश्यप के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मामला, क्योंकि मैं बम्बई में ही थिएटर करता रहा लगातार। मुंबई में जिस दिन थिएटर बंद होता था तो एस्पायरिंग राइटर्स वगैरह, प्ले राइट्स वगैरह आते थे, नाटककार वगैरह, और वो आके अपना काम पढ़ते थे। तो एक पर्टिकुलर मंडे को मैंने अपनी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी और अनुराग कश्यप बैठे थे ऑडियंस में, और वो बाहर निकले, बोले अरे बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हो यार। तो मैंने कहा चलो अनुराग कश्यप की तरफ से ये आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तो थैंक यू बोल के हो गई बात। उन दिनों एक एनजीओ होता था आंगन, मेरी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी जो मेरे साथ घटित हुई थी वहाँ पे, उसको अनुराग कश्यप जी ने एज अ स्टोरी लिखा और वहाँ पे हमने एक इवेंट किया फॉर द फंड रेजिंग। तो वहाँ पे वो जान पहचान हुई फिर से, तो वो बोले अरे थिएटर, तो उनको याद आया, मुझे भी याद आया। फिर ये हुआ कि हम लोग साथ में काम करते हैं कुछ। तो फिर मैं यूरोप चला गया कुछ 3 साल के लिए एक स्टेज प्रोडक्शन के साथ में, और मैं ट्रैवल कर रहा था पूरी दुनिया में। तो मुझे गौतम किशन चंदानी जी का फ़ोन आया जो एसोसिएट डायरेक्टर होते थे अनुराग कश्यप जी के। Okay. मैं लौटा, फिर गया, मिला उनको घर पे अनुराग को, तो उन्होंने बोला यार वो पर्टिकुलर जो कहानी लिखी थी तुम्हारे एक्सपीरियंस के, हम उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। शॉर्ट फिल्म बनी, उन्होंने बोला कि ये ट्रेलर है, हम फीचर बनाएंगे तेरे को हीरो लेके, जो भी है। फिर मैं काम करने लगा। उसी बीच मैंने वो फंस गए ओबामा जी वो की, सुभाष कपूर जी की फिल्म की, उसमें एक सीन किया मैंने, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर मुझे पता लगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही है जिसको अनुराग कश्यप बता रहे हैं। मैं गया उनके ऑफिस में, उन दिनों वो आराम नगर में होता था। मैं गया ऑफिस में और मुझे एक सीन दे दिया गया सुल्ताना डाकू का, वो मैं पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था। एकाएक ऑफिस का दरवाज़ा खुला, अनुराग कश्यप बाहर निकले, और जैसे ही मुझे देखा सामने बैठा हुआ था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, देखा वो वापस अंदर घुस गए।
तो मैंने कहा यार इनको क्या हुआ, ये तो पहचानते हैं मुझे। फिर जब मेरी बारी आई अंदर टेस्ट करने की, तो मैं अंदर गया, तब तक पीछे से वो आए और बोले मुकेश तूने इनको क्यों बुलाया है? बोले नहीं नहीं ये मेरी फिल्म के हीरो हैं, तूने इनको बुलाया है, अच्छा रोल देखना तू। तो मुकेश ने बोला हाँ अच्छा रोल है ये तो। खैर out of सारा respect ही डिस्कशन था। हुआ। हाँ, वो out वो of आए respect। खुद ही बोला हाँ, उन्होंने कि क्यों इनको बुला लिया इनको, तो मैंने कहा यार तुम बोलोगे हीरो है फिर मुझे कोई काम नहीं देगा, सही और तुम बना नहीं रहे हो पिक्चर तो भी कैसे काम चलेगा। हम्म। तो खैर वो सुल्ताना डाकू का मैंने टेस्ट किया, और 2 दिन बाद मुझे मुकेश ने बोला कि भाई ये फाइनल हो चुका है आपका। फिर उसके बाद वर्कशॉपिंग हुई। मुझे बोला अनुराग ने कि यार बदूर कुरैशी भी प्रमोट करेगा, तो पीछे से मनोज बाजपेयी जी बैठे हुए थे उसी गोले में जहाँ पे रीडिंग चल रही थी। उन्होंने बोला यार ये क्या लॉजिक हुआ, इसका डबल रोल क्योंकि वो उसका बेटा है, तो मेरा बेटा वो नसीब फैजल खान भी नवाज क्यों कर रहा है, हम नहीं मैं करेंगे। ये भी तो वही कर सकता हूँ। तो खैर वो तो मस्ती नहीं, मजाक वैसे में वैसे बातचीत गैंग्स ऑफ हुई। वासेपुर में एक और कैरेक्टर है जो बाप बेटा सेम है, इखलाक का कैरेक्टर जो प्ले यस करते हैं। यस यस यस। तो ये सब निंजा टेक्निक है कश्यप। हाँ ये कहीं ना कहीं से अब सस्ते में मिल रहे हैं actors। हाँ, सस्ते में। किसी को भी यूज कर लो। नहीं नहीं ये पक्का डालिएगा आप। ये एडिट नहीं होना चाहिए, ये जाना ये क्या है ना, चाहिए। ये सस्ते में मिल रहा है और यूज हो रहा है पुराना पुराना रिलेशन, तो व्हाई नॉट नहीं, यूज लोग करो, पक्का अब्यूज करो डालेंगे। उसको। यूज भी नहीं अब्यूज करो। खैर एनीवेज, आपको क्या लगता है अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जो उनकी फिल्म मेकिंग है वो थोड़ी सी बदल गई? क्योंकि बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अनुराग कश्यप दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे नहीं हैं? पर उनसे ये उम्मीद करना कि ये दूसरी बार फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएंगे, ये थोड़ा सा आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। आदमी कोई एक काम कर चुका है तो वो कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो कोशिश करने देनी चाहिए। उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर से कहीं ज्यादा अच्छी फिल्म जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए मुझे जो ज्यादा अच्छी लगी है वो है अगली। अगली तो बहुत उनकी बाकी की फिल्मों में आपको लगता है कि अरे क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, वो बहुत नहीं समझ में आते, बट अगली में वो सारे कैरेक्टर्स के बड़े क्लियर कट डेफिनेशंस थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े क्लियर थे। वो ग्रीड के ऊपर जो फिल्म थी वो बड़े कमाल की उन्होंने बनाई थी। तो उनसे उम्मीद करना कि बार बार वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी है और उनको अनड्यू करना है उनकी मेहनत को। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई, वो इट्स इन द पास्ट, उनको आगे की तरफ देखना चाहिए। और उन्होंने अगली बना के बहुत कमाल का काम किया था। मुझे लगता है कि अगली उनकी आज तक की बेस्ट फिल्म मेरी तरफ से मुझे लगता है कि है। काफी ज्यादा हाँ, अच्छी अगली लगती बहुत है अच्छी है। अगली। मतलब बट उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा गिरावट आई इन द मेकिंग, और मैंने एक पॉइंट के बाद अगली का जो एक्सपीरियंस था मैंने कहा कि अब ये बेकार हो जाएगा अगर मैं इनकी और बाकी की फिल्में देखता रहा। होता है ना कि आप बार बार देखते रहते हो और किसी के साथ आपका एक जुड़ाव रहा है तो आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद आई थिंक रमन राघव के बाद मैंने उनकी नाम नहीं। कोई भी फिल्म नहीं देखी है शायद। पंकज त्रिपाठी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, आई थिंक बहुत अच्छे कलाकार हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सुलझे हुए इंसान है। तो काम करते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि काम हो रहा है, तैयारी पूरी करके आते हैं और मस्ती मजाक में ही हंसते खेलते फटाफट काम हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर ले लिया है सर के ऊपर और अब करना है, कैसे होगा ये वो वाली सिचुएशन कभी आती ही नहीं है पंकज के साथ। और एक ईज डेवलप हो चुका है आपस में मेरे ख्याल से काम कर करके साथ में, और एक दूसरे को शायद अब एज एन एक्टर भी परख चुके हैं, देख चुके हैं, तो फटाफट समझ में आ जाता है कि अच्छा अब ये होगा, हम ये करेंगे, अच्छा अब ये इन्होंने ये किया अब। तो आई थिंक वो बहुत स्पॉन्टेनियस सिचुएशन होती है पंकज के साथ काम करते वक्त, जो कि बहुत कम एक्टरों के साथ, को एक्टरों के साथ होता है। पंकज के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से ही वो फर्स्ट क्लिक होता है ना, वो केमिस्ट्री की बात है। एक्टिंग इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, गिव एंड टेक, एक्शन रिएक्शन। वो हमेशा उसके साथ मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा लगा है। आई थिंक इसलिए वो अननोइंगली नोइंगली लोग हमें कास्ट कर लेते हैं। पंकज को पहले कास्ट करते हैं, फिर सोचते होंगे कि यार इसको बुलाओ, ये बहुत साथ में कर चुका है काम। हाँ, तो वो रेपो आई थिंक लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उस बॉन्डिंग को, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी काम में इसी बहाने मिल जाता होगा। हमें ऐसा डुओ देखने को मिलता रहता है।
बट आपको ऐसा लगता है सर कि ओटीटी में अभी ना सैचुरेशन आ गया है? ओटीटी पे बहुत सारे शोज ऐसे आते हैं ना, आके निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, अच्छा इसका ये सीजन आके चला भी गया, जो कि पिछले 5 साल में पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बट अभी जैसे शाहिद कपूर की फिल्म हो, बड़ी बड़ी फिल्में आके सीरीज आके चुपचाप चली जाती है। आपको लगता है कि ये सैचुरेशन आ गया है? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सोल्यूशन? नहीं, सॉल्यूशन की बात तो नहीं करूंगा मैं ये कहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है। हर मीडियम के साथ ये हुआ है। सिनेमा जब प्रिविलेज लोगों का ही मीडियम था, क्योंकि पैसा बहुत लगता था सिनेमा बनाने में, तो वही लोग बना पाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे। फिर स्टूडियोज आए, स्टूडियोज ने फैक्ट्री खोल दी, 10 फिल्में बना रहे हैं, ये वाले 15 फिल्में बना रहे हैं, इन्होंने इतनी अनाउंस कर दी। जब इतनी सारी फिल्में बनने लगी तो सारी की सारी तो बहुत क्वालिटी फिल्में नहीं होंगी। फिर वही है कि चर्न आउट करना है, हमको साल में इतनी बनानी है, इतनी निकाल देनी है मार्केट में। अब 52 हफ्ते होते हैं, आप 1000 फिल्में रिलीज करोगे तो उसमें से कितनी देखेंगे लोग और कितनी जाने देंगे? तो वही होता है कि इतनी तेजी से फिल्में आती हैं और इतनी तेजी से चली जाती हैं, उसमें से कुछ अच्छी फिल्में जो है वो आके चली भी जाती हैं, हमें पता नहीं लगता, फिर बाद में रियलाइज अरे ये तो बहुत अच्छी फिल्म थी। टीवी के साथ भी यही हुआ, जब टीवी दूरदर्शन से था तो हमने बड़ी ट्रेजर की। ऐसा नहीं था कि दूरदर्शन पे सब कुछ अच्छा आता था, पर दूरदर्शन पे कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी बनते थे क्योंकि बहुत कम लोग थे उस समय बनाने वाले। फिर धीरे धीरे जब रियलाइज हो कि नहीं यार, ये तो 24 घंटे की प्रोग्रामिंग है भाई, हमारे पास तो 24 घंटे हैं। और हमारे पास 100, 150, 200, 300 रीजनल मिला के पता नहीं ना जाने कितने चैनल हैं। तो पता लगा कि यार इसमें तो सबके लिए जगह है। और फिर सब धीरे धीरे सब घुसने लग गए उसमें, तो फिर वो मार्केट हो गया। इसलिए 50 एपिसोड, 100 एपिसोड, 1000 एपिसोड, 15 साल शोज चलते ही जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वो 24 घंटे का जो एक टाइम है वो किसी तरह भरना है, और इतने सारे चैनल्स हैं, तो वो तो आएगी ही आएगी सिचुएशन। अब ओटीटी के साथ भी यही है। शुरू में नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये 2 थे, और इसमें भी रुक रुक के आते थे क्योंकि लोग सीख रहे थे कि बनाना कैसे। वो सब यूएस का वो लेके कि क्लिफ हैंगर्स होने चाहिए हर एपिसोड में, बिगिनिंग ऐसा होना चाहिए, एंड ऐसा करो, फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए लोग एक्साइट हो। तो वो सब जब समझने लग गए लोग, तो और लोग भी तैयार हो गए। फिर धीरे से स्टूडियोज आ गए, और फिर अब हर हफ्ते आप देखिए एक नया ओटीटी भी खुल रहा है, और उस ओटीटी पे 10 शोज आ रहे हैं। तो वो हर चीज के साथ वही है कि शुरुआत बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ होती है, सिलेक्टेड प्रोग्राम्स के साथ होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। पर मेरा ये मानना है कि अच्छे प्रोग्राम, अच्छे शोज फिर भी आएंगे, वो फिर भी सरवाइव करेंगे, और वो फिर भी देखे जाएंगे और पसंद किए जाएंगे। हाँ, बट 75% जो मटेरियल है वो कब आएगा कब जाएगा, वो अब वो सिचुएशन आ गई है कि लोग सीधा, क्योंकि उनके हाथ में रिमोट है, वो फटाक से डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो अब वो सिचुएशन आ गई है। अब इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड। जो क्वालिटी होगा, जो सस्टेन कर पाएगा, वही सरवाइव करेगा। आई थिंक एक तरीके से अच्छा था कि इतने सारे शोज है तो ऑप्शंस बढ़े, और वही चीज थोड़ी सी उल्टी भी पड़ गई जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम होता गया। आई थिंक एक एडिशनल मीडियम आने की अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। और कलाकारों का, हमारे जैसे कलाकारों को ओटीटी की वजह से एक सेकंड बिल्कुल वेव मिली काम करने की। ये सडन जो बूम आया है उसमें बहुत प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स की है। हमको लगता है ऐसा ना कि कास्टिंग का भी प्रॉब्लम है कि कास्टिंग अभी तो बहुत बेटर हो गई है सिचुएशन। पहले जिस हिसाब से कास्टिंग की जाती थी, अगर 90s में ही आप देखो कास्टिंग, और आप बेटर बता पाओगे कि मेरे को लगता है कि आप एक सर्टेन तरह से दिखते हो तो आपको इस तरह से कास्टिंग होगी, या आपकी ऐसी कास्टिंग नहीं हो सकती है। कि अगर हम बहुत नॉट फिट बोला जाता है। अब ये नॉट फिट किस बेसिस पे आप बोलते हो? आपको लगता है सर कि ये कास्टिंग का जो प्रोसेस अभी जाके बेटर हुआ है, ये और बेटर होना चाहिए, या कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा? नहीं, ये आई थिंक ये देखने का नजरिया है। मैं इसको एक्सेप्ट करके इसको एम्पावर तो नहीं करूंगा इस नोशन को। मुझे लगता है कि अगर आप में दम है तो वो चाहे कास्टिंग हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, आप स्टैंड करोगे। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, नवाजुद्दीन जीता जाता एग्जाम्पल है, मनोज बाजपेयी एग्जाम्पल हैं, पीयूष मिश्रा जी एग्जाम्पल हैं। इतने बड़े बड़े एक्टर्स
स्टैंड कर रहे हैं मेहनत करके। हाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा घिसाई हुई है, ज़्यादा लंबा वक्त लगा है, नो वन इज डिनाइंग दैट। पर ये मान लेना कि हाँ आपका फेयर स्किन होना, बॉडी टाइप होना ही एक क्राइटेरिया है आपको काम मिलने का, वो नाराजगी हो सकती है, बट वो मुझे नहीं लगता है कि सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। ऑनेस्टली कोई ड्रॉबैक तो है नहीं, हमें इतना ये फीड किया गया है हाँ। कि हमें ये फीलिंग आती है कि वो मैं भले ही ये हूँ, विच इज मतलब हमें फीड किया गया है, ये कंडीशन किया आई गया थिंक है। वो लड़कियों के मामले में और भी ज्यादा स्टीरियोटाइप बना दिया है कि एक सर्टेन बॉडी टाइप हाँ, होना चाहिए। वही। वो जो नोशंस ऑफ हाँ, ब्यूटी जो या। है, ग्लैमर जो है, वो लड़कियों के मामले में और भी ज्यादा है। आई थिंक वो और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है क्योंकि सुंदरता की एक पर्टिकुलर हमने Definition डेफिनेशन नहीं, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हम लोग कर दिए हाँ। हैं, बट अगर आप साउथ में देखोगे, हाँ जी। और हम लोग वही डिस्कस भी कर रहे थे कि साउथ में ना ये कम है, कि साउथ के अगर आप रजनीकांत को देखते हो तो 70 साल, नहीं वो हीरो हो सकता है, हाँ मतलब हीरोइन तो वहां पे हाँ, भी हीरोइन हमको वहां पे fair भी skin है, चाहिए, definitely, वो सब definitely। शुरू या। वो है वहां पे, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ इसको, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल पे है। मेरे जैसे कलाकारों को इनफैक्ट हम लोग जो जो अक्सर अमित सियाल है, मैं हूँ, जयदीप है, नवाज है, हम लोग अक्सर कहीं टकराए हैं तो यही बात हुई कि अच्छा हुआ यार ओटीटी आ गया। अच्छा आप लोग बात करते हो ये सब कभी आपस में? कभी हाँ, कभी हाँ। मस्ती मजाक में ही हाँ, सही, हाँ। काम तो फिर भी कर रहे होते अगर ओटीटी नहीं भी होता तो भी। हाँ। पर अब ये है कि हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट हमें वो करने को मिल रहा है जहां हम लोग एटलीस्ट बता तो सकते हैं कि हम कैपेबल हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो सर एक्टर के लिए काम तो इम्पोर्टेंट है ही, जी जी, पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत महंगा शहर है बम्बई, हम्म, बगैर पैसे के कहाँ कुछ होता कैसे है। सस्टेन करें? और मेरी ज्यादा लड़ाई अब उसके लिए भी है कि मैं काम करूंगा, मैं पूरी मेहनत से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, बट मुझे उसका मेहनताना भी तो मिले। और अक्सर लोगों का रोना यही होता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट हाँ। नहीं है, पता नहीं क्यों। कहाँ रिजर्व किया जा रहा है पैसा, क्योंकि फिर है तो पैसा इंडस्ट्री तभी तो बना रहे हैं आप, हाँ। नहीं तो नहीं बनाते। हाँ। इंडस्ट्री में पैसा भी है, बट फिर भी पे डिस्पैरिटी जो है ना, जो कि अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी फिल्म अगर बनती है जी, तो हीरो को जितना दिया जाता है कैरेक्टर एक्टर्स को उतना नहीं दिया जाता है। नहीं हम तो मांग भी नहीं रहे उतना। नहीं, बट हम यही हाँ। बोल रहे हैं ना कि बट क्या है, वहां पे एक सर्टेन इसका लॉजिक दिया जाता है ना कि हीरो को हम इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि वो अपने फेस पे ना ऑडियंस को खींच के लाता है। लेकिन अगर हम ओटीटी की बात कर रहे हैं तो ओटीटी में ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है उल्टा तो होता है उल्टा inside। होता है कि अगर ओटीटी में ये तो आप लोग कह रहे हैं कम से कम। हाँ। ये कैमरे पे भी बोलिए आप लोग कि हमारी वजह से भी आते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, हम OTT पे। हम ये बताते हैं ना Yes. कि अब जैसे मनोज बाजपेयी की फिल्म देखने भले हम थिएटर में नहीं जाएं, लेकिन ओटीटी स्पेस का मनोज बाजपेयी सबसे बड़ा सुपरस्टार है सुपरस्टार आज के है, बिल्कुल। वक्त पंकज का। सबसे बड़ा स्टार है। पंकज त्रिपाठी आज Yes. सबसे बड़े स्टार हैं। हैं। Yes. तो ओटीटी ये तो दिया है, तो क्या ओटीटी में चूंकि आप बहुत सारा काम किए हैं, हाँ तो पे डिस्पैरिटी जिस तरह से फिल्मों में होता है हाँ, ओटीटी में क्या ये कम है या वहां पे भी अभी? नहीं बहुत है, वहां पे भी बहुत अच्छा है। वहां पे भी है। वहां पे भी है, पर ये ओटीटी की सिचुएशन अभी मुझे लगता है ये है कि यहाँ पे एक्टर अगर डिसाइड करे कि ये मेरी पर्टिकुलर प्राइस है और उस पर स्टिक ऑन करे, तो मुझे लगता है कि आपको फेयर डील मिल सकती है। अच्छा, अच्छा। पर कोशिश हमेशा ये होती है कि स्क्वीज इन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि नहीं है पैसा, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। पर अगर आप अपनी बात पर टिके हैं और आपको पता है कि भाई मेरी ये की अल्टीमेटली मुझे जो रियलाइज हुआ है पिछले 15-20 सालों में काम करने के बाद ये है कि अपनी कीमत आप तय सेट करते हैं। करेंगे। आप लोगों की तय की हुई कीमत में आप काम करते जाएंगे तो आपकी धीरे धीरे कीमत भी घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे घिसते घिसते आपकी कीमत लोग घटाते ही जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से ऑपरेट करती है ना, यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है कि अभी ये है तो नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कि अभी आप अगर अर्श पे हैं तो नेक्स्ट मोमेंट फर्श पे भी हो सकता है। एक शुक्रवार या एक फ्राइडे रिलीज आपको कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी सर्वाइव करने के लिए सीरियल्स लिखे हैं, सीरियस में राइटर साहब को मैंने असिस्ट किया है, वो जी, क्या जी। था और वो कब की बात है? सर्वाइवल के लिए। तो मतलब अगर आप बता सको अगर मैं हाँ मतलब मेरे साथ कितने पैसे कितने मिलते थे आपको उस अरे वक्त? बाप रे, मैं ये बात कर रहा हूँ कुछ सन 2000 2001 या 2 की। उस समय मैं बहुत तकलीफ में था, सर्वाइवल नहीं था, सिर्फ थिएटर कर रहा था। और ये था कि थिएटर करते रहना है तो सर्वाइवल के लिए क्या करें। तो विनोद रंगनाथ साहब हमारे थिएटर ग्रुप में थे, बहुत बड़े राइटर हैं वो।
और उस समय वो एक सीरियल लिख रहे थे, स्वाभिमान उन्होंने उस समय पहले लिखा था। अच्छा। तो उन्होंने घर पे बुलाया और उन्होंने कुछ लिखवाया मुझसे, फिर वो टाइप वाइप करके स्क्रीन प्ले और ये वो, खैर उनके साथ काम करना शुरू किया तो कुछ 7,500 रुपये मुझे उस समय मिलते थे उनको असिस्ट करने के। महीने का? महीने का, महीने का ऑफ कोर्स 7,500। महीने का। तो सुबह जाते थे और फिर शाम को 7-8 बजे घर वापस आते थे। और अच्छी बात ये थी कि उसमें थिएटर करते रहने का एक पूरा वो था। तो सर्वाइवल के लिए मैंने वो काम भी किया। फिर मैंने फैशन शोज में लोगों के माइक भी लगाए हैं, कपड़े वपड़े बदलने में भी हेल्प की है, बैक स्टेज किया है, साउंड ऑपरेट किया है, जहाँ कहीं से भी पैसा मिल जाए और हमारी गाड़ी चलती रहे उस तरह से सर्वाइव किया है थिएटर करने के लिए। थिएटर करने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं आप लोगों से कि थिएटर को बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है कि यार ये थिएटर आर्टिस्ट है, जैसे नसीरुद्दीन शाह हो गए, ओम पुरी हो गए, इन्हें तो एक्टिंग आती होगी। इन्हें तो एक्टिंग आती होगी। नहीं उन्हें आती है। हाँ, जी जी। बट मेरा सवाल ये है हाँ। ना कि एक तरफ इज्जत है, बहुत सारे हाँ। ये चीज है, लेकिन वहाँ पे शोहरत कम है, वहाँ पे पैसे कम है। हम्म। क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि थिएटर में भी फिल्म इतना ही पैसा होगा कि जहां पर अपने Sustain. सोल को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जहां पर लगे कि नहीं अपने, जैसे आप बताएं आप 10 साल से आपका थिएटर ग्रुप है, आप डायरेक्ट करते हो, अच्छा काम करते हो, जी। लेकिन फिर आप ही बता रहे हो कि थिएटर करते रहने के लिए आपको दूसरा काम करना पड़ा। नहीं, थिएटर से शुरू से ही, एटलीस्ट हिंदी थिएटर से मुझे नहीं लगता है, दिल्ली में शायद लोग सरवाइव कर लेते हो पर बम्बई में तो नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे टेलीविजन इंडस्ट्री है, ओटीटी इंडस्ट्री है, बाकी और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं और उसमें बिजी रहते तो हैं। पैसा है क्यों नहीं थिएटर में? आप मतलब आप दोनों बताओ, हम आप दोनों से समझना चाहते हैं या हाँ, आप- नहीं ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि थिएटर से पैसा कमा नहीं रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, पर वही जैसा कि बड़ी स्टूडियोज अपनी फिल्मों से एक जवान आती है, वो पूरे साल का पैसा कमा के चली जाती है, पर उसमें ही 1000 फिल्में और बनती हैं हिंदी में जो कि बिल्कुल नहीं चलती। ऐसे ही नाटकों के साथ भी है, एक दो नाटक बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, पूरे इंडिया में घूम घूम के वो लोग शोज करते हैं, वो पैसा कमाते होंगे, पर बहुत सारे लोग एटलीस्ट हिंदी में एक्सपेरिमेंटल सर्किट में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और मेरा तो ज़्यादातर ये नाटक करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा है कि इसको करने में मज़ा आता है और अपनी जेब से पैसे जाते हैं, और मैं खुद का ग्रुप चला रहा हूँ और पैसा कमाता हूँ, इसमें डालता हूँ और बहुत सारा पैसा लुटा भी देता हूँ, लॉसेस में जाते हैं मेरे सारे शोज, पर मतलब टिकट मजा आता है। टिकट नहीं बिकता है, कम तो बिकते हैं, लॉसेस बहुत कम बिकते हैं, कम बिकता है। क्योंकि नाटक भी शायद मैं उस तरह के नहीं करता हूँ जो कि पॉपुलर कैटेगरी के हों या तो कॉमेडी नॉर्मल हो। प्राइसिंग क्या रहती है टिकट की? डिपेंड करता है, मुझे हमेशा वीकडेज ही मिले हैं तो मैं 250-300 से ज़्यादा नहीं। मुझे एक चीज अच्छी लगती है थिएटर की कि आपने डेमोक्रेटाइज किया हुआ है कंटेंट को, कि अगर किसी को 100 रुपए के भी एक प्ले देखना है और वो इंटरेस्टेड हैं, वो आएंगे, उनको अच्छा लगेगा प्ले, फिर नेक्स्ट जब ये जरूर देखना है। ऐसे कई बार हुआ है, कुछ शोज ऐसे हुए हैं कि इतना अच्छा था, नेक्स्ट टाइम जब लगेगा ना जरूर देखना, और फिर 5 लोग जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम 10 दोस्तों को लेके जाते हैं वो फिर के। हाँ, एक वो भी- community वो जो भी- है वो अच्छे मटेरियल के साथ अच्छी बात होता ये है, है। वो चाहे सिनेमा हो चाहे ओटीटी हो, एक देखता है, नाटक के साथ भी ये होता है, एक देखता है, अगर उसको बहुत अच्छा लगा तो वो 10 लोगों को बोलता है वही। यार देखो 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 देखो, वर्ड ऑफ माउथ। वो वर्ड ऑफ माउथ थिएटर में बहुत चलता है, ये आगे भी रहेगा और बुरी बात नहीं है। मैं अगेन फिर से यही कह रहा हूँ कि थिएटर से मेरी रोजी रोटी चलने लगे, मैं ऐसा भी वो नहीं है, मैं कर पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है और उसमें मजा आ रहा है। क्रिएटिव करना सेटिस्फैक्शन है यस आपका यस वो। यस। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या आपका काम क्या क्या आ रहा है महारानी? एक फिल्म मैंने राहुल ढोलकिया जी के साथ फिर से की है। अच्छा, परजानी और रईस के डायरेक्टर। हाँ, तो मैंने परजानिया में भी एक सीन किया था। अच्छा। हाँ, ऑटो वाले का, तो वो शायद उनको याद था, तो रईस में गया मैं, फिर रईस से निकल के अग्नि में आया। अग्नि एक फिल्म है जिसमें प्रतीक गांधी लीड कर रहे हैं, संयमी है उसमें, अच्छा। और जितेंद्र जोशी हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है उसमें, तो वो एक फिल्म है। और मैंने महादेव का गोरखपुर एक फिल्म की है रवि किशन किशन के साथ। हाँ। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था वो। मैं उस फिल्म को लेकर बड़ा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि एक तो बड़ी यूनिक सी टीम थी वो, राजेश मोहनन डायरेक्टर है। जी जी, केरला की पूरी टीम, साउथ की पूरी टीम थी, और उसमें सब मलयालम में बात करते थे और रवि किशन जी भोजपुरी में बोल रहे थे, मैं हिंदी उर्दू में कुछ बोल रहा था,
और बड़ा कमाल का ऐसा लग रहा था तो कि समूचा ट्रू सेंस में हिंदुस्तान पैन इंडिया Pan फिल्म India यही film। है। समूचा हिंदुस्तान साथ में काम कर रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी और बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था वो। तो मैं उस फिल्म को लेके बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक और फिल्म मैंने की है समीर कार्निक जी की, जो कि लगभग 2 साल हो अच्छा, गए वो अभी Wyckoff फिल्म बना रहे हैं के अभी साथ। समीर कार्निक। उन्होंने एक फिल्म बनाई है सस्पेक्ट करके, अच्छा जावेद जाफरी जी के लड़के उसमें हैं, मिजान ओह, जाफरी अच्छा। वो हीरो है, और नाना पाटेकर जी एक बड़ी कमाल की भूमिका में ओह, उस फिल्म में, अच्छा। और उसमें एक छोटा सा रोल मैंने भी किया है, तो शायद वो एक फिल्म बची है। तो यही 2-3-4 फिल्में हैं, नाइस। बाकी अब नया कुछ काम शुरू होने वाला है, तो देखेंगे आगे। गुड लक आपको। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। And, बहुत मजा आया हमें। Thank you so आई much. होप आपको भी मजा आया हो। नहीं, मैंने तो बहुत बातें की, मैं पता नहीं लास्ट मैंने कब इतनी सारी बातें की। हाँ हाँ, मैं बहुत कम, पर यह है कि अच्छी बातचीत हो रही हो और शेयर करने को अगर बातें हो तो बहाव में आप बह जाते हैं, तो वही वाली फीलिंग है। मज़ा आया मुझे। हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें और हमारे पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।